पिछली क्लास में आपको जन्म कुंडली के भावों का परिचय दिया गया था। जिन टर्म का बहुत बार प्रयोग होगा, केंद्र, त्रिकोण, त्रिक, उपचय आदि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्रिकोण, भाव, इन सारे चीजों के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी गई थी। अब आज कुछ और कुंडली के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं और बता रहा हूं आपको। कुंडली आपके सम्मुख है। कुछ चीजों को आपको सीखना है। जो प्रैक्टिस सेट भरे होंगे उनको ये चीज पता भी होगी। ये कुंडली का पहला घर होता है, इसको लग्न बोलते हैं। पहले घर को क्या बोलते हैं? लग्न। और पहले घर का जो स्वामी होगा उसको लग्नेश बोलेंगे। ये सब क्या होता है? घर मतलब क्या होता है? भाव। भाव में ही क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, राशियां होती हैं। कोई भी राशि और कोई भी ग्रह कहाँ रहेगा? भाव में ही रहेगा। तो हर चीज की पहचान भाव से होगी। अगर कोई ग्रह भाव में बैठा है तो उसको भावस्थ बोलते हैं। भाव में बैठा ग्रह क्या है? भावस्थ। और भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं? भावेश। अब जिस भाव में बैठा होगा उसी को आगे जोड़ देंगे। जैसे पहले भाव को क्या बोलते हैं? लग्न। तो भावेश से क्या निकल के आ जाएगा? लग्नेश। तो पहला घर लगन है। पहले घर में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? लग्नस्थ। और पहले घर के स्वामी को, लगन के स्वामी को क्या कहेंगे? लग्नेश। द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? द्वितीयेश। द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? द्वितीयस्थ। और द्वितीय भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? द्वितीयेश। इन्हीं भावों के और भी नाम है। जैसे दूसरे भाव को हम धन भाव भी बोलते हैं। द्वितीय भाव को क्या बोलते हैं? धन भाव। तो द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को चाहे द्वितीयस्थ बोलिए, द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को चाहे धनस्थ बोलिए। स्वामी को क्या बोलेंगे? धनेश। द्वितीयेश या धनेश। तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या बोलेंगे? तृतीयस्थ। आधा सा और था जुड़ेगा भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए। भाव के नाम के साथ आधा सा और था। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है तो क्या बोलेंगे? चतुर्थस्थ। जैसे सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो सूर्य चौथे भाव में बैठा ग्रह है तो चतुर्थस्थ हो गया। और चौथे भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? 8 नंबर की गिनती है तो मंगल स्वामी है। भाव के स्वामी को क्या बोलेंगे? भावेश। अब भाव के आगे जोड़िए चतुर्थ, तो क्या हो जाएगा? चतुर्थेश। चौथे भाव को सुख भाव भी कहते हैं तो क्या हो जाएगा? सुखेश। तो इस प्रकार से चलेगा। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? पंचमस्थ। और पंचम भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? पंचमेश। छठे में बैठे हुए ग्रह को खष्टस्थ या स्वामी को क्या कहेंगे? खष्टेश। सप्तम में बैठे हुए ग्रह को सप्तमस्थ। भाव के स्वामी को सप्तमेश। अष्टमस्थ, अष्टमेश। नवम के बारे में बताइए आप लोग। नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहेंगे? नवमस्थ। इसी को अगर हिंदी में बोले, नवमस्थ मतलब नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह। आपकी कुंडली के नवम भाव में राहु है। ये जो कुंडली है, इसी बात को दो तरीके से आप कह सकते हैं। कुंडली के नवम भाव में राहु है या राहु नवमस्थ है। दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को दसमस्थ। और स्वामी को क्या कहेंगे? दसमेश। इसी को कर्म भाव भी बोलते हैं। तो कर्मस्थ कहिए चाहे कर्मेश कह दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? एकादश। एकादशस्थ या एकादशेश। लाभ, इसका उपनाम क्या है? लाभ भाव। तो लाभस्थ कहिए चाहे लाभेश कहिए। द्वादश भाव इसका नाम है। द्वादशस्थ या स्वामी जो होगा द्वादशेश। व्यय नाम इसका भी है। व्यय भाव उपनाम अभी मैं बता दे रहा हूं सभी भावों का।
तो दो चीज अभी दिमाग में जो डालना है यह है, जो ग्रह भाव में बैठा है वही भाव का स्वामी नहीं होगा। दोनों दो टर्म है। भाव में एक ग्रह बैठा होगा और हो सकता है कि वही ग्रह ही स्वामी हो या कोई दूसरा ग्रह स्वामी हो। जो ग्रह बैठा होता है वो क्या होता है, भावस्थ। और जो ग्रह स्वामी होता है उसको क्या बोलते हैं, भावेश। आगे जो भाव शब्द आ रहा है, जिस भाव के लिए बोलेंगे उस भाव को जोड़ देंगे। ठीक है। एक दूसरी कुंडली दे रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए। हम पूछेंगे, आप लोग मन में रिपीट करेंगे। लग्नस्थ कौन है, शनि। लग्नेश कौन है, बृहस्पति। 9 नंबर की गिनती लिखी है, 9 मतलब धनु। धनु का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति। तो लग्नस्थ शनि है और लग्नेश कौन है, गुरु है। द्वितीयस्थ कौन है, अंगा। अंगा माने कुछ नहीं, पढ़े होंगे जब छोटी क्लास में थे। द्वितीयस्थ यहाँ कोई नहीं है। द्वितीय भाव में ग्रह होता तब माना जाता, जबरदस्ती नहीं ढूंढना है। द्वितीयेश कौन है, शनि। द्वितीय भाव में मकर राशि है तो मकर राशि का स्वामी कौन होता है, शनि। तो द्वितीयेश शनि है। भाव का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होगा ही होगा, लेकिन भाव में कोई ग्रह बैठा हो यह जरूरी नहीं है। तृतीयस्थ कौन है, राहु। और तृतीयेश कौन है, शनि। चतुर्थस्थ कौन है, मंगल। और स्वामी कौन है, चतुर्थेश कौन है, गुरु। अब इसी को, जैसे लग्नस्थ कौन है, शनि, ये पहले घर में है। ऐसे द्वितीय घर को क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं। तो द्वितीयेश के बजाय हम इसको धनस्थ और धनेश भी बोल सकते हैं। धनेश कौन है, शनि। तृतीय भाव का उपनाम पराक्रम है। तो चाहे तृतीयेश कहिए, चाहे पराक्रमेश कहिए, चाहे चतुर्थेश कहिए, चाहे सुखेश कहिए, इसी को सुख भाव भी बोलते हैं। पंचमस्थ कौन सा ग्रह है, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को पंचमस्थ कहेंगे, कोई नहीं है। लेकिन पंचमेश कौन है, मंगल। खष्ठस्थ कौन है, गुरु। खष्टेश कौन है, शुक्र। सप्तमस्थ कौन है, कोई नहीं। सप्तमेश कौन है, बुध। सप्तमेश तो बुध है ना। अष्टमस्थ कौन है, चंद्रमा। और अष्टमेश कौन है, चंद्रमा। अष्टम भाव में बैठा भी है और अष्टम भाव का स्वामी भी है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो भावेश और भावस्थ दोनों होता है। भाव में भी बैठा है और भाव का भी स्वामी है। इसी को बोलते हैं स्वाग्रही। अभी लिखाऊंगा। नवमस्थ कौन है, केतु। नवमस्थ कहिए चाहे भाग्यस्थ कहिए, भाग्य भाव इसी को बोलते हैं। भाग्येश कौन है इस कुंडली में, 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। तो भाग्येश सूर्य है। दसमस्थ कौन है, कोई नहीं। दसमेश कौन है, बुध। एकादशस्थ कौन है, शुक्र। और एकादशेश कौन है, शुक्र। दोनों एक ही है क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है। द्वादशस्थ कौन है, बुध और सूर्य। और द्वादशेश कौन है, मंगल। इज दिस क्लियर। ठीक है। भाव के स्वामी को क्या कहेंगे, भावेश। अब उपनाम बताता हूं। पहले घर का उपनाम है लग्न। लग्न मतलब होता है शरीर। लग्न मतलब हमारी पूरी शरीर होती है। द्वितीय भाव क्या होता है, इसको धन भाव बोलते हैं। और कई सारे नाम है, लेकिन जब भाव के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। तो उपनाम, एक एक उपनाम याद रहे। पहले घर को लगन, दूसरे घर को धन, लग्न भाव, धन भाव। तृतीय घर को कौन सा, पराक्रम भाव। चतुर्थ घर को कौन सा भाव बोलेंगे, सुख भाव। पंचम घर को कौन सा भाव बोलते हैं, संतान भाव, सुत भाव। छठे घर को कौन सा भाव बोलते हैं, रिपु भाव। रिपु माने शत्रु।
सप्तम भाव को कौन सा भाव बोलते हैं? सप्तम हो गया, सप्तमेश हो गया। सप्तम भाव को दूसरा भाव भी बोला जाता है, कौन सा भाव बोलते हैं? दाम्पत्य भाव। कौन सा भाव? दाम्पत्य भाव या विवाह भाव बोलते हैं। आपके विवाह भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी है, ऐसा बोलेंगे। अष्टम भाव को उपनाम क्या बोलते हैं? आयु भाव। आयु या मृत्यु। मृत्यु, आयु खत्म तो मृत्यु आई, तो आयु भाव या मृत्यु भाव। नवम भाव का उपनाम क्या है? भाग्य भाव। दसम भाव को दूसरे नाम में क्या बोले? कर्म भाव। चाहे मैं दसम भाव बोलूं चाहे कर्म भाव बोलूं, आपके दिमाग में यही भाव आना चाहिए। चाहे मैं एकादश भाव बोलूं चाहे लाभ भाव बोलूं, यही भाव आना चाहिए। 11वें नंबर की का घर। चाहे मैं आपको द्वादश भाव बोलूं चाहे 12वां भाव बोलूं चाहे व्यय भाव बोलूं, 12वें घर का उपनाम क्या है? व्यय भाव। तो ये कुंडली के 12 घरों के 12 नाम होते हैं। जिनको नहीं पता है तुरंत चार्ट बना के लिख लिया करेंगे। ये लगन, लग्न, धन, पराक्रम, सुख, संतान भाव, रिपु भाव, विवाह भाव, आयु भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ भाव, व्यय भाव, ये 12 उपनाम हो जाते हैं। पीडीएफ में मिला भी होगा। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है उसको स्वागृही बोलते हैं। जैसे शुक्र, यहाँ पर 7 नंबर की गिनती है। 7 मतलब तुला होता है, तुला का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वाग्रही। स्वराशि। स्व माने अपनी, राशि मतलब राशि में स्थित, या ग्रही माने घर में। राशि ही ग्रह का क्या होता है? घर। तो कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में हो तो उसको स्वराशि बोलना है या स्वागृही बोलना है। जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उसको नीच राशि वाला बोलते हैं। उच्च राशि में हो तो उच्च राशि वाला बोलते हैं। स्वाग्रही का टर्म थोड़ा अलग है, इसलिए समझना है। जैसे यहाँ पे शनि बृहस्पति के घर में है, अपने घर में होता तो क्या बोलते? इसको स्वाग्रही। चंद्रमा अपने ही घर में है तो इसको क्या बोलेंगे? स्वाग्रही। गुरु क्या अपने घर में है? गुरु किसके घर में बैठा है? शुक्र के। तो हम गुरु को स्वाग्रही नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई ग्रह अपने ही घर में हो तो उसको हम बोलेंगे स्वाग्रही। ठीक है, क्लियर है? अभी ग्रहों में जेंडर होते हैं। एक तो ये घर आपने समझ लिया, ग्रहों में जेंडर भी होता है, राशियों में भी जेंडर होता है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। 9 ग्रहों के जेंडर होंगे और राशियों के भी जेंडर होंगे। कितनी राशियां हैं? 12। जेंडर याद करिए। पहली 2 ही जेंडर होंगे राशियों में, पुरुष और स्त्री, तीसरा नहीं आएगा। पहली राशि पुरुष, दूसरी स्त्री, फिर पुरुष फिर स्त्री, फिर पुरुष फिर स्त्री। पहली राशि कौन सी राशि है? मेष। पहली राशि कौन सी राशि है गोपी किशन जी? मेष राशि है। तो पहली राशि पुरुष होगी तो अगली स्त्री हो जाएगी, फिर अगला पुरुष फिर स्त्री। जितनी विषम राशियां हैं सब क्या होंगी? पुरुष। और जितनी सम राशियां हैं सीमा जी वो सब क्या होंगी? स्त्री। पहली राशि मेष मतलब 1 नंबर, विषम हुआ। तो जितनी विषम राशियां हैं सब पुरुष हैं और जितनी सम राशियां हैं वो स्त्री हैं। या फिर ऐसे याद रखिएगा, उंगली पे गिन के, जो लोग वीडियो देख लिए होंगे बेसिक वाला डे 4 तक उनको समझ में आ गया होगा, वहां पर सब उंगली पे करके सिखाया हूं। तो पुरुष स्त्री का कॉम्बिनेशन चलेगा। ये हो गया राशियों का जेंडर। दूसरा होता है राशियों में दिशा। हर राशि की एक दिशा होती है। मेष वृष मिथुन से मीन तक सबकी दिशा है। दिशा हमेशा शुरू कहां से होगी? मेष से। पहली राशि मेष है तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी त्रिपाठी जी? मेष से। तो मेष हो जाएगा पूरब। 4 दिशाएं अगर क्रम से बोलिए तो कौन कौन सी हैं? विच आर द 4 डायरेक्शंस? क्रम से पूरब के बाद कौन सा आएगा?
दक्षिण। पूरब के बाद कौन आएगा? दक्षिण। पश्चिम नहीं आएगा। पश्चिम तो पूरब के सामने है। जैसे हम आप आमने सामने है ना, अपोजिट है एक दूसरे के, आपका मुंह हमारी तरफ है, हमारा आपकी तरफ है, तभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो पूरब पहली दिशा है, फिर उसके बाद दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, ऐसे चौकोर है ना, चारों ओर से चलेगा। पूरब के बाद नहीं आता पश्चिम, पूरब के सामने आता है। और उत्तर के बाद दक्षिण नहीं है, उत्तर दक्षिण आमने सामने है। 12 राशियों को इसी प्रकार से रखिए। मेष राशि को पूरब में रख दीजिए, दूसरी राशि दूसरी दिशा में। पूरब के बाद कौन सी दिशा है? दक्षिण। पश्चिम नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ज्योतिष में चलेगा पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, और इन्हीं पे सभी राशियों को घुमाएंगे, 3 बार रिपीट हो जाएगा। पूरब में पड़ेगी मेष, 2 नंबर की गिनती पर। ऐसे दिशाओं के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आपका मुंह पूरब दिशा की तरफ है घर में, तो उधर रखिए मेष। अगली दिशा पे जाइए, दक्षिण। पूरब के बाद दक्षिण। दक्षिण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चीजें क्लॉकवाइज चलेंगी। पूरब दिशा की तरफ घड़ी की सुई रखेंगे तो घड़ी की सुई उत्तर दिशा की तरफ नहीं, दक्षिण से घूम करके ऐसे आएगी, इसीलिए पूरब के बाद दक्षिण। क्योंकि काल की दिशा वही है, घड़ी माने समय, समय माने काल, जिस तरीके से काल घूमेगा उसी तरीके से चीजें घूमेंगी। तो पूरब हो गया मेष, दक्षिण हो गया वृषभ, मिथुन हो गया पश्चिम, कर्क हो गया उत्तर, सिंह आ गया पूरब पे, कन्या आ गया दक्षिण पे, तुला आ गई पश्चिम पे, वृश्चिक आ गया उत्तर पे, धनु आ गया पूरब पे, मकर आ गया दक्षिण पे, कुंभ आ गया पश्चिम, और मीन आ गया उत्तर पे। अलका जी, तो ये दिशाओं का क्रम है, कुछ याद नहीं करना है, जब भी सोचना रहे थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। आपको लगे वृश्चिक राशि की दिशा कौन सी है, तो तुरंत गिनिए, ऐसे मन में ही सोच लीजिए, 8 तक गिनते जाइए। पूरब एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों दिशाओं में एक एक ऐसे करके उंगली घुमा लेंगे, वह गिनती किस दिशा में पड़ी वही उसकी दिशा है। तुला की दिशा कौन सी है? पूरब से गिन लीजिए, पूरब में एक छोड़िए, दक्षिण में 2, पश्चिम में 3, उत्तर में 4 नंबर की गिनती गई, फिर रिपीट हुआ, 5 कहाँ गया? पूरब दिशा में, 6 गया पश्चिम में, 6 गया दक्षिण में, और 7 आया पश्चिम में, तो तुला की दिशा पश्चिम। ठीक है, आज रात को सोते समय यही दिशाओं के बारे में सोचिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी आपको दिशा की, अरे शादी की दिशा, विवाह की, सब दिशाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी प्रिडिक्शन में, तो कमांड होना चाहिए, सोचना ना पड़े। तो इस प्रकार से आप तुरंत जान लेंगे कि किस राशि की दिशा कौन सी है। राशि का जेंडर पता चला, पहला पुरुष दूसरा स्त्री, जितना विषम सब पुरुष, जितना सम सब स्त्री। दिशा पता चल गया, 12 राशियां हैं, 3 3 बार रिपीट कर दीजिए एक क्रम से। पूरब के बाद पश्चिम नहीं जाना है, पूरब के बाद दक्षिण जाना है, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। अब आ जाते हैं स्वभाव पे। राशियों के 3 स्वभाव हैं, चर स्थिर द्वि स्वभाव। स्वभाव किसको बोलते हैं? आप कभी कभी आपस में बातचीत करते समय घर में बोलते हैं ना, इसका स्वभाव जो है बड़ा गुस्सैल है, इसका स्वभाव शांत है। ऐसे राशियों का स्वभाव होता है कि इनमें कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन कितना है। लचीलापन कितना है इसको जानने के लिए देखिए, 3 स्वभाव है राशियों में, चर स्थिर द्वि स्वभाव। अनंत जी, चर स्थिर द्वि स्वभाव। चर मतलब चलायमान, चल, चर चल, चल को चर बोला गया है। चर मतलब चलायमान, दूसरा है स्थिर, चर स्थिर द्वि स्वभाव। चर माने जो चले, स्थिर माने जो स्थिर रहे, द्वि स्वभाव माने जिसके अंदर चर और स्थिर दोनों के गुण आ गए हैं, यानी कुछ चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो चर स्थिर द्वि स्वभाव 3 प्रकार की राशियां हो गईं। कौन सी राशि क्या है? आपकी अंगुली पे 3 पोर होते हैं, अंगुली पे आपके 3 पोर होते हैं, 3 रेखाएं होती है ना एक अंगुली में,
इसको मानिए मेष वृष मिथुन, एक एक पोर को, एक एक खाने को, एक एक राशि मान लीजिए। ये मेष है, ये वृषभ है, ये मिथुन है, फिर रिपीट करिए, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तीन खाने हैं उंगली में, तीनों पे 12 राशियों को बारी बारी से रख दीजिए। मेष वृष मिथुन तक जाएंगे, फिर यही नीचे से कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। पहला जो है चर है, दूसरा स्थिर है, तीसरा द्वि स्वभाव है। पहले वाले खाने पे जितनी राशियां पड़ी सब चर हैं, बीच वाले पे जितनी पड़ी सब स्थिर, और आखिरी वाले पे द्वि स्वभाव। अब आप बताइए 5 नंबर की गिनती सिंह राशि, चर है, स्थिर है, द्वि स्वभाव है। उंगली पे तुरंत काउंट करिए और बताइए। 5 नंबर सिंह, ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, बीच वाले पे आया, बीच वाला क्या, चर स्थिर है। तो राशियों का स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। चर स्थिर द्वि स्वभाव कौन सी राशियां हैं, कुछ नहीं करना है, उंगली पे गिन लेना। आप बताइए वृश्चिक कौन सी है, वृश्चिक स्थिर, कैसे पता चलेगा, गिनिए। 8, वृश्चिक की संख्या क्या है, 8। बहुत मौका दिए थे, 15 तारीख से बोले थे, फिर इधर भी बीच में गैप किए थे। कौन सी राशि की गिनती क्या है, ये सब आपको याद करना है। किस राशि में कौन सा ग्रह स्वामी है, उच्च है, ये सब याद करना है। प्रैक्टिस सेट इसीलिए दिए थे, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट भरा होगा उनको याद हो चुका है, जिन्होंने नहीं भरा है नहीं याद हुआ होगा। जो रोज का काम रोज नहीं करेंगे, जो छोटी चीजों को छोटी मान के छोड़ देते हैं, बाद में उन्हीं लोगों को बड़ी चीजें नहीं आती हैं। तो स्थिर हो जाएगा, वृश्चिक राशि भी स्थिर है। मीन राशि किस में आएगी, द्वि स्वभाव में। मीन आखिरी पड़ेगा, द्वि स्वभाव में आएगा। तुला किस में आएगी, चर में आ जाएगा। मकर किस में आएगा, चर में आएगा। तो ये पता चल गया। अब इनका थोड़ा सा नेचर समझ लेते हैं। चर मतलब चलायमान, जो स्थिर नहीं है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह या बलवान ग्रह स्थिर राशियों में बैठे होंगे, तो व्यक्ति का नेचर अधिक जो है चलायमान नहीं होगा। व्यक्ति के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, लचीलापन नहीं रहेगा। ज्यादातर ग्रह स्थिर राशि में बैठे होंगे या बलवान ग्रह स्थिर राशि में होंगे, तो व्यक्ति का स्वभाव, जीवन, मतलब उसके जीवन में ज्यादातर चीजें स्थिर रूप से रहेंगी। आमदनी स्थिर रहेगी, सोच विचार भी स्थिर रहेगा, ज्यादा नहीं दिमाग लड़ाएगा। द्वि स्वभाव जब रहेगा तो दोनों के बीच वाला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा लेकिन एक सीमा तक रहेगा, सोचे विचारेगा लेकिन ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। दूसरा, चर माने चलायमान। इसी आपके कमरे में ये चर स्थिर द्वि स्वभाव तीनों चीजें बैठी हैं। शिव पूजन जी, आप चर में आएंगे, आप चलायमान हैं, अभी इस कमरे में है, अभी उस कमरे में जाएंगे, कल चले जाएंगे ऑफिस दफ्तर बाजार, और स्थिर भी हैं अभी। यानी आप चलने फिरने में सक्षम है, मूव कर सकते हैं बढ़िया से, जहां जैसी जरूरत पड़ती है। तो आप हो गए चर। द्वि स्वभाव आपका वह सोफा है, आपका बेड है, जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत हम चला लेते हैं, इस कमरे से उस कमरे में, इस दीवार से उस दीवार तक। लेकिन जिस तरीके से हम घूमते फिरते हैं उस तरीके से बेड नहीं घुमाएंगे फिराएंगे। और स्थिर मतलब हो गया क्या, जो इससे भी कम मोशन में हो, जिनको आप बहुत हटा ही नहीं सकते हैं। घर में एसी लग गया तो वो जल्दी कोई हटाता, या घर ही ले लीजिए। घर, सीमा जी जाना है बाजार, बोल दीजिए चलो घर मेरे साथ, आपको नहीं चलना पड़ेगा, घर जा करके बाजार को नहीं हो सकता ना। तो चर मतलब क्या हो गया, जिन चीजों में ज्यादा मोशन है, जो चल फिर सकती हैं, लचीलापन है, चलायमान है। स्थिर मतलब हो गया जिनमें मोशन कम है,
जिन पे हम कितना दबाव डालें तो बहुत थोड़ा, बहुत ही हम उनको मोशन में ला सकते हैं। और द्वि स्वभाव मतलब दबाव डालेंगे तो कुछ मूव करा ले जाएंगे, लेकिन अधिक देर तक नहीं। आपके टेबल पे पेन होगा, उसको आप बड़े आराम से मूव करा लेंगे इधर उधर, यहां से फेंक भी दूंगा दूर तक जाएगा। तो चलिए ये चर हो गया। टेबल है, टेबल को उठा के फेंक नहीं सकता, लेकिन बल लगाऊंगा तो थोड़ा चला ले जाऊंगा, उस पर थोड़ा कम जोर चलेगा। लेकिन दीवार पे बल लगाऊं, बल तो लगेगा, बल लगा लूंगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार हो गया। तो आचरण में, व्यवहार में, हर चीज में चर माने उसको हम थोड़ा मूव करा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। स्थिर माने स्थिर रहेगा, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है इधर उधर होने का। और द्वि स्वभाव मतलब दोनों तरफ है, कभी मायके भी रह लेगा, कभी ससुराल भी रह लेगा, रह लेगी, लेगा, जो कुछ हो। ये जो स्त्रियां हैं ये द्वि स्वभाव में आएंगी, ये ससुराल भी रह लेती हैं और 10, 15, 20 दिन, महीने भर मायके भी रह सकती हैं। ये द्वि स्वभाव में है। पुरुष चर में, वो स्थिर में आएगा, क्योंकि कभी कभी जाएगा, साल भर में 1, 2 दिन जाएगा, 1, 2 रात रहेगा। कुछ पुरुष अपवाद हो सकते हैं, हमेशा के लिए हो सकते हैं पांडे जी। तो उम्मीद है यह विषय समझ में आया होगा, चर स्थिर द्वि स्वभाव राशियों का। राशियों की दिशा समझ में आ गई होगी। अब राशियों का आपको तत्व समझना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये तत्व होते हैं। कुछ राशियां आग वाली राशियां हैं, कुछ पानी वाली हैं, कुछ कुछ जल वाली, कुछ पृथ्वी तत्व। इसको कैसे समझेंगे? इसको याद करिए, 4 शब्द अपवज। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल का पहला अक्षर हमने ले लिया है और इसको बना दिया गया अपवज। अपवज याद कर लीजिए, हम 4 साल पहले याद किए थे पढ़ाने के लिए, हमको तो वैसे याद था, ट्रिक निकालना था समझाने के लिए, तो 4 साल पहले इसको हम ट्रिक में निकाले अपवज। अपवज लिख लीजिए, उसी को दिन भर देखिए, याद हो जाएगा। आपके पास 12 राशियां हैं, 12 राशियां, और तत्व कितने हैं? 4। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ऐसे 4 अंगुली पे सभी राशियों को रख दीजिए। 4 अंगुली पे जो है, 4 अंगुली है। शुरू करिए, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, फिर वापस आ जाइए, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 4 तिया 12, 3 बार रिपीट होंगे। 4 अंगुली, 4 तत्व, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आ पा वा जा, जहां पहली राशि रखे हैं वहीं से अपवश शुरू करिए। आ फॉर अग्नि, पा फॉर पृथ्वी, वा फॉर वायु, जा फॉर जल। अपवज। मेष राशि किस पे आ रही है? पहली राशि मेष, आ अग्नि। दूसरी राशि वृषभ, पा पृथ्वी, मिथुन, वा वायु, कर्क, जा जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर यहीं से रिपीट करिए, सिंह राशि अग्नि पे आएगी। धनु राशि बताइए क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अपवज, धनु, अग्नि है। तुला बताइए। तुला, वृषभ, वृषभ, वेरी गुड। वृषभ वाटर नहीं है, पृथ्वी है। तो नहीं याद हो रहा है तो एक काम करिए, एक पेज लीजिए, अपनी यही 4 अंगुलियां छाप लीजिए और हर अंगुली पे लिख दीजिए आ पा वाजा। और जहां आ है वहीं से मेष से शुरू करेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। लिख लीजिए, 3 3 राशियां आ जाएंगी। अग्नि में मेष, सिंह, धनु आ जाएगा, ऐसे 3 3 राशियां रिपीट होंगी। छाप के रख लीजिए, 2 दिन सामने पड़ा रहने दीजिएगा। इन छोटी छोटी बातों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आप कंसल्टेशन करेंगे।
किसी को अग्नि तत्व का काम सूट करेगा कि नहीं करेगा, पृथ्वी तत्व का काम करे क्या करे, नेचर समझने में इन सब में इसी की जरूरत होती है। प्रिडिक्शन की आधारशिला यही है। आप ये सोचें, ये छोटी सी बात में इस राशि अग्नि तत्व याद कर लेंगे, कभी पीछे रह जाएंगे और अंत में अंगा होके निकलेंगे। अंगा माने कुछ नहीं। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो जब कोई काम वगैरह ऐसे रहता था, गुरुजी देते थे, नहीं किया जाता था तो कहते थे अंगा हो जाओगे। इस काम मतलब काम रोज करो, इसको तैयार करो, पढ़ाई। अगर किसी के ऊपर गुस्सा होते थे, काम नहीं पूरा रहता तो कहते थे अंगा हो जाओगे। तो अंगा मतलब कुछ नहीं। हाँ, सीख के निकलना है। रोज का काम सिर्फ रोज सीखने का मतलब यही है। तो राशियों की दिशा पता चल गया, स्वभाव पता चल गया, और तत्व पता चल गया, और ये सब अंगुली पे आप जान सकते हैं। याद करना ही नहीं है, ट्रिक है। और जब थोड़े दिन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, तब अंगुली पे भी नहीं गिनना पड़ेगा। तो आपने ये भी देख लिया। और अब हम देखेंगे ग्रहों के, राशियों की दिशा पता चल गई और तत्व पता चल गए। ग्रहों का जेंडर हमें जानना है। राशियों का जेंडर भी आपको पता चल गया। ग्रहों पे चलिए। नहीं पता है तो ऐसे नोट कर लेंगे, इसको याद करना है। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं, मैस्कुलिन जेंडर है। वही संतान वगैरह में बताने में जरूरत पड़ेगी ना। सूर्य, मंगल, गुरु। धन्यवाद धन्यवाद। सूर्य, मंगल, गुरु पुरुष ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। मतलब जेंडर निर्धारित नहीं है। सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष हैं। अब संतान भाव पे इनका प्रभाव हो तो पुरुष संतान हो सकती है। चंद्रमा, शुक्र स्त्री ग्रह है, इनका प्रभाव संतान भाव पर हो, संतान के लिए, छोटे भाई बहनों की जानकारी के लिए इसका प्रयोग होगा। बुध और शनि कैसे हैं, ये अपने जेंडर को निर्धारित नहीं किए हैं। अगर ये पुरुष राशि में बैठेंगे तो पुरुष की तरीके से व्यवहार करेंगे। यहाँ बालक और वृद्ध कहाँ से आ जाएगा। बुध और बाल वृद्ध की बात नहीं, जेंडर की बात हो रही है। बुध और शनि अगर पुरुष राशि में बैठेंगे तो पुरुष होंगे, स्त्री राशि में बैठेंगे तो स्त्री होंगे। पुरुष राशि कौन सी है, मेष। अगर बुध या शनि मेष राशि में है, दे विल बिहेव लाइक अ मेल। और वृषभ राशि क्या है, स्त्री राशि है। अगर बुध और शनि स्त्री राशि में बैठेंगे तो स्त्री की तरीके से व्यवहार करेंगे। ज्योतिष में बुध और शनि जिनका जेंडर नहीं है, इसीलिए नहीं है कि ये दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं इसीलिए इनको नपुंसक बोला गया। अब निर्भर करेगा कि ये किस प्रकार की राशि में बैठे हैं। पुरुष राशि में होगा बुध शनि तो पुरुष मान के चलना है, स्त्री राशि में होगा तो स्त्री मान के चलेंगे। राशि का तो जेंडर फिक्स है। तो ये समझ में आपको आ गया। तब तो याद करना पड़ेगा यहाँ पे। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, अग्नि नहीं पता है तो लिखिए तुरंत तड़ाक से। सूर्य, मंगल आपके अग्नि तत्व हैं। दोनों में गर्मी है, ऊर्जा है, जोश है। अग्नि मतलब जो जो अग्नि के गुण हैं वो सब सूर्य मंगल के हैं। देखिए धूप निकलता है तप नहीं जाते हैं। तो सूर्य मंगल अग्नि है, हमेशा ऊपर उठने की चाहत रखते हैं। अग्नि तत्व ही हमें क्या बनाता है, फुर्ती देता है। ठंडी में देखिए जब
थोड़ा मौसम ठंडा होता, आग की कमी होती है, तो शरीर क्या होता है, गुज्जगाय हो जाता है। हम केचुए की तरीके से गुजगुजाए रहते हैं, मतलब उतने एक्टिव नहीं रहते हैं, ऐसे सिकुड़े से रहते हैं। लेकिन जब गर्मी आता है तो सिकुड़ के नहीं बैठेंगे। तो अग्नि तत्व क्या करता है, ये फुर्ती भी लाता है। तो सूर्य और मंगल क्या हो गए, अग्नि तत्व हो गए, ऊर्जा के प्रतीक हो गए। दूसरा सूर्य मंगल अग्नि है, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व है। हर ग्रह में हर तत्व उपलब्ध है, जल भी है, ध्यान दीजिएगा, जल भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, हर ग्रह में सारे तत्व हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी होता है जिस तत्व का, वही उसका मान लिया जाता है। जैसे आप अगर चावल खाते हैं तो उसमें शुगर ऑलरेडी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ मान लेंगे। आलू खाते हैं तो आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, लेकिन उसमें प्रोटीन भी है, जांच करिए, मिनरल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हम आलू को कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोडक्ट मानेंगे। चीनी जो हम खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, मिनरल है, लेकिन शुगर सबसे ज्यादा है, तो हम उसको शुगर वाला मानते हैं। तो सूर्य और मंगल में सारे हैं, फिर जल भी है, वायु भी है, लेकिन वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा क्या है, फायरी एलिमेंट है, इसीलिए अग्नि तत्व का है। चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के हो गए, मेजॉरिटी जो इनके अंदर है वो जल वाला है। तो चंद्रमा और शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं। शनि राहु वायु तत्व हैं, वायु, हवा। शनि राहु वायु तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है। बुध का इसीलिए रंग भी हरा है। बुध पृथ्वी तत्व, सूर्य मंगल आग है, ये तो क्लियर है, राजा है, ये एक सेनापति है। तो राजा जिस एलिमेंट का रहेगा उसी एलिमेंट के ग्रह को सेनापति बनाएगा। भैया मैं आग हूं तो पानी को अपना सेनापति बना पाऊंगा? आग हूं तो आग ही सेनापति रहेगा, तभी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया आएगी। तो सूर्य मंगल अग्नि, और दो जो स्त्री ग्रह है, दो के दोनों स्त्री ग्रह, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व में है। और शनि राहु क्या हो गया, वायु। बुध हो गया पृथ्वी तत्व, गुरु आकाश है। देखिए राशियों में आकाश तत्व नहीं है, लेकिन ग्रह पांच तत्व होते हैं जो आपको बताया गया, अपवज, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये तो राशियों में। एक होता है आकाश, आकाश तत्व के बिना न पृथ्वी तत्व संभव है, न वायु संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। आकाश है क्या, व्हाट इज आकाश, स्पेस। हम आप कहाँ पर है, ये पूरा ब्रह्मांड कहाँ है, स्पेस में है। अरे भाई जगह ना होता तो पृथ्वी कहाँ आ जाती। एक बेंच रखते हैं 3 फीट की, उसमें 3 लोग बैठे हैं, चौथे आदमी अनंत जी आप उसमें घुसिए, जगह होगी तब तो घुसेंगे। कोई चीज कहीं तभी हो सकती है जब जगह होगी। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, खाली स्थान है ना, हम उसी में है। आपने सुना होगा पृथ्वी गति करती है, घूमती है। अरे भैया खाली स्थान रहेगा तब तो घूमेगी ना, जब जगह ही नहीं खाली रहेगा तो घूमोगे कहाँ। इस कमरे से उस कमरे में हम कैसे जाते हैं, खाली स्थान में चल के जाते हैं। हमारा शरीर किसको घेरती है, खाली स्थान को घेरती है। जब हम यहाँ नहीं बैठे थे, आप वहां नहीं बैठे थे, तो वो स्थान क्या था, खाली था, उसी को शून्य बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहा होता तो हम आप कैसे आ जाते। यही भगवान शिव है, शून्य ही शिव है। जो कुछ नहीं दिख रहा है, खाली स्थान है, वही शिव है। वही खाली स्थान ना होता तो ना ब्रह्मांड होता, ना पृथ्वी होती, ना कोई घूमता। तो यहाँ पर बृहस्पति क्या है, आकाश तत्व है। इसीलिए आपने सुना होगा कुंडली में बृहस्पति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। धर्म है, आध्यात्म है, बुद्धि है, विवेक है, बृहस्पति ही सब कुछ है। बिना बृहस्पति के आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड, हम आप जीव जंतु सब कहाँ हैं,
बृहस्पति के तत्व में है, आकाश में है। जो आकाश तत्व को ही समझने की क्षमता रखता होगा वही तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, क्योंकि सारी चीजें हैं कहाँ, आकाश में ही है। राजीव अग्रवाल जी, सारी चीजें आकाश में है। जो आकाश को समझेगा वह लोगों को समझेगा, वह ग्रह नक्षत्रों को समझेगा, वही लोगों का भविष्य और वर्तमान समझ पाएगा। तो इसीलिए गुरु ज्योतिष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु अच्छा रहेगा तो आपको नॉलेज बड़ी अच्छी मिलेगी आकाश तत्व की, और सारी चीजें आकाश में ही हैं। तो गुरु आकाश तत्व हो गया। केतु शुष्क ग्रह है, इसका कोई पर्सनल तत्व नहीं है। केतु शुष्क ग्रह है, केतु पे कोई तत्व नहीं डालना है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप बोलेंगे। सूर्य मंगल कौन से तत्व? अग्नि। बुध कौन सा तत्व? पृथ्वी। शुक्र और चंद्रमा जल। शनि राहु वायु हवा। गुरु कौन सा तत्व? आकाश। सबसे रहस्यमयी तत्व, मोस्ट मिस्टीरियस एलिमेंट, आकाश। आकाश तत्व सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आकाश हमें दिखाई नहीं देगा, हम उसको समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। वायु को तो अनुभव कर लेंगे, पंखा चलाइए अनुभव भी हो जाएगा। और वायु तत्व तो हर जगह समान रूप से उपलब्ध भी नहीं है। अरे पृथ्वी पर है तो ऐसा थोड़ा एक सारे प्लानेट पे वायु वही सेम है, अलग अलग है वायु का घनत्व, दबाव। लेकिन आकाश हर जगह समान रूप से है। आकाश का कोई ना भार है, ना आकाश का कोई स्वरूप है। सबसे रहस्यमयी आकाश है। जिस दिन आप आकाश को समझ जाते हैं उस दिन आप ईश्वर को समझ जाते हैं। आकाश ही ईश्वर, यही खाली स्थान समझना है। भगवान कण कण में विद्यमान है, और भगवान सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन हर जगह है। अब ये बताइए, जो सबसे सूक्ष्म होगा वो हर जगह कैसे होगा? भाई हम इतने बड़े होकर के हर जगह नहीं है, और जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो हर जगह कैसे? यही आकाश तत्व है। ये इतना महीन है, इतना महीन है ना, इसको जानना ही नहीं जा सकता है। जिस दिन इसको जानेंगे उसी दिन मुक्ति मिलती है। मोक्ष उसी को बोलते हैं। आप मोबाइल का कैमरा उठाइएगा और अपने हाथ पे इसी पे ऐसे पहले नंगी आंख से देखिए, फिर जूम करके देखिएगा, तो आपको आपके रोम छिद्र दिख जाएंगे। एक कपड़े पे जूम करेंगे जैसे जैसे ना, वो फटता जाएगा, अंदर चले जाएंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा उपकरण हो कि जो जूम करता ही जाए, करता ही जाए, ऐसे शरीर के आर पार दिख जाएगा। इतनी महीन महीन चीजें। जब आप किसी भी चीज को जूम करते करते आखिरी लेवल पे जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा वहां कुछ दिखेगा ही। वही सबसे महीन है, वो दिखता नहीं है। उसी को देखना और समझना आ गया तो ईश्वर को जान लिया। बहुत महीन तत्व है। एक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, एक दाना। अब उस एक दाना चीनी के छोटे से छोटे से छोटे से छोटे टुकड़े करते करते एक समय ऐसा आएगा ना कि छोटा, सबसे छोटा दाना तो रहेगा, लेकिन आप अब उसके टुकड़े नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका कण रहेगा। आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। उसको और छोटा, जितना छोटा कर सकते हैं करते जाइए, वो होता जाएगा। जहां क्षमता खत्म हो जाएगी, उससे भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म में जब जा पाए तब ईश्वर मिल जाएगा। वो इतना, यही आकाश तत्व तो इतना सूक्ष्म है, हर जगह फैला है। अच्छा, ईश्वर बूढ़ा क्यों नहीं होता? देखिए हम आप, ये आकाश तत्व जो है ना, हर जगह हमेशा एक समान रूप में विद्यमान है। जो आकाश पृथ्वी के पास है वही आकाश सूर्य के पास है। वही खाली स्थान, वही खाली स्थान यहाँ से अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर वही सेम है। जो चीज हमेशा एक जैसी रहती है वो बूढ़ी कैसे होगी? हम आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। आकाश हमेशा एक जैसा है, उसमें बदलाव ही नहीं होता। वो जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। इसीलिए वो सर्वत्र है, ना बूढ़ा होता ना मरता है। इसीलिए ईश्वर हमेशा प्रेजेंट में जीता है। ईश्वर का ना कोई पास्ट है, ना ईश्वर का कोई फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पृथ्वी लोक में आकाश तत्व तो है तो यहाँ से वहां जाओ, वो सर्वत्र एक समान है। उसके ऊपर काल
नहीं लागू होता। काल माने समय। जो चीज समय के बंधन में आती है ना, वो बूढ़ी होती है, वो खत्म होती है। साल दर साल हमारा बर्थडे आता है, समय बीतता सुबह से शाम। काल भी आकाश तत्व में है। अरे भाई, समय चलेगा, दिन रात सूर्य से हो रहा है, घड़ी का समय चल रहा है, ये सब है कहाँ? आकाश तत्व में ही है ना। आकाशिक भीतर तो है, आकाश उनके भीतर नहीं, हम लोग आकाश के भीतर हैं। काल भी आकाश तत्व में आ जाता है, इसलिए बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। इसको और ज्यादा समझिएगा, खुद का ब्रेन लगाइएगा। जिनको मोक्ष लेना होगा वो इतनी गहराई में जाके ईश्वर तत्व को समझेंगे। और नहीं भी मोक्ष लेना है तो भी चिंता ना करिए, एक समय ऐसा आता है सबको मोक्ष मिल जाता है। दो ही तत्व हैं, परमात्मा और आत्मा। ना हम आप कभी उत्पन्न हुए हैं, ना मरेंगे। हमें ईश्वर ने भी पैदा नहीं किया है कि हमको भगवान ने बनाया है हम पैदा हुए। हम सदा से ही रहे हैं। ईश्वर जब से है तभी से हम हैं। हमारी आत्मा, जीव आत्मा तभी से है। दो ही चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा को ईश्वर ना बनाता है ना मार सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे नहीं है भागवत गीता में, हमें और आपको भगवान ने भी नहीं बनाया है। हाँ, पावर हमारी कम है आत्मा से। जैसे कोई कण होता है, अणु, अणु के भीतर क्या होता है? परमाणु, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके भीतर फोटान, ऐसे भीतर भीतर जाएंगे। ऐसे हम आत्मा है, बड़ी इंटिटी है, आत्मा के भीतर परमात्मा होता। जैसे हमारी शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा, एकदम वो सूक्ष्म रूप है। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो हमारे दिमाग के आर पार तैर रहा है। वो इतना सूक्ष्म है, वो किसी भी चीज के आर पार हमेशा जाता है। ये आकाश तत्व हमेशा तैरता है। तो यहाँ पे आपको राशियों की दिशा पता चल गई, ग्रहों की दिशा, राशियों का जेंडर पता चल गया, एलिमेंट पता चल गया। अब ग्रहों की दिशा, कौन सा ग्रह किस दिशा का स्वामी है? सूर्य पूरब, लिख लीजिए, सूर्य पूरब दिशा। चंद्रमा और गुरु उत्तर, चंद्रमा गुरु उत्तर। शनि राहु पश्चिम। शुक्र और मंगल दक्षिण। शुक्र मंगल दक्षिण, ये ग्रहों की दिशाएं हो गई। इनका कॉर्नर भी लेना है। पूरब दिशा का कॉर्नर कौन होता है? ईशान, नॉर्थ ईस्ट वाला। ऐसा नहीं है कि पूरब दिशा सीधे सामने है, उसका कोना भी मिला के लिया जाएगा। तो जो ये नॉर्थ ईस्ट है, जिसको ईशान बोलते हैं, ईशान कोण प्लस पूरब दिशा सूर्य में, आग्नेय कोण प्लस दक्षिण दिशा मंगल शुक्र, नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा राहु शनि, उत्तर दिशा और वायव्य कोण ये गुरु और चंद्रमा में। मतलब उस दिशा से जुड़ा हुआ जो पहला कोना कहाँ से शुरू होता? पूरब उत्तर, जहां से सूर्य उदय होता वही पहला कोना है, ईशान कोण से। तो वो कोना और उसके दाएं हाथ की दिशा दोनों मिला के ही देखी जाएगी। तो ग्रहों की दिशा भी आपको समझ में आ गई होगी। एक आखिरी चीज समझाऊंगा, बेसिक है, फिर उसके बाद आज आज रात भर आप लोग मनन चिंतन करिए। बहुत मटेरियल हो गया। और डे 1 से डे 4 तक, अगर हम 4 4 कर रहे हैं तो खाली 4 तक वीडियो ना देखिए। समय है, डे 5 देखिए, 6 देखिए, 7 देखिए। नहीं तो एक हफ्ते बाद अरे गुरु जी तो बोले नहीं थे डे 5 देखना है, दिए किस लिए हैं आप? देखते रहिएगा। तिथि 15 होती है, जैसे अंग्रेजी के तारीख होते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, हितेश जी, ऐसे शास्त्र में जो है बुध की दिशा उत्तर। चंद्रमा गुरु बुध तीन ग्रह जाएंगे उत्तर में। गुरु जो है थोड़ा उत्तर का पूरब वाला कोना लेकर के जाता है, और बुध जो है उत्तर का वाव्य मिला के लेता है। शॉर्ट में अभी याद रखिए, आगे आपको धीरे धीरे अनुभव में आ जाएगा।
गुरु वाला जो है ये उत्तर और पूरब मिला के जाता है, कॉर्नर। चंद्रमा का सीधा उत्तर जाएगा, बुध का उत्तर और पश्चिम वाला थोड़ा सा मिला के जाएगा। देखिए जैसे 1 तारीख से 30 तारीख होती है, ऐसे हमारे यहाँ अंग्रेजी में बताना है तेज जी डायरेक्शन। सन का डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, सन इन ईस्ट। वीनस एंड मार्स है साउथ डायरेक्शन, वीनस मार्स फॉर साउथ। सैटर्न एंड राहु वेस्ट साइड। मून मरकरी जुपिटर नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन। इज दिस ओके? देखिए हिंदी में भी अंग्रेजी दोनों बोल दे रहे हैं। सूर्य ईस्ट, शुक्र और मंगल साउथ, शनि और राहु वेस्ट, बुध चंद्रमा गुरु नॉर्थ। बार दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा आकाश में होता है, चंद्रमा उदित होने लगता है, दिखता है जब, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता है, जहां नहीं दिखेगा, जिस देश में नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। केतु की दिशा वाव्य कोण, केतु वाव्य, नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट, कॉर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट केतु के लिए। तो 15-15 दिन की दो तिथियां बनी हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन, हाँ हितेश जी, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। जैसे हम 1 तारीख 2 तारीख बोलते हैं, ऐसे पंचांग में जब पहला दिन शुरू होता है, एक महीना दो पक्ष से मिलके बनेगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जिसको नहीं पता है नोट कर लेंगे। शुक्ल पक्ष वह है जब चंद्रमा दिखता है, उदित होना शुरू हो जाता है, उदित रहता है। कृष्ण पक्ष वह है जब चंद्रमा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नहीं दिखता है। तो 15-15 दिन का यह टर्म होता है। चंद्र अक्षांश से सूर्य रेखांश, चंद्र रेखांश से सूर्य रेखांश तक से 12 अंश के ऊपर जो गति होती है सूर्य की और चंद्रमा की, उसी से पक्ष बनता है, चंद्रमा से बनता है। सूर्य से तो महीना बनेगा, चंद्रमा से पक्ष बनेगा। फिलहाल टेक्निकल चीज में ना जाते हुए अब आप समझिए नाम। 15 दिन का एक पक्ष होगा, तो पहले दिन को क्या बोलते हैं? पतिप्रदा। पहले दिन को क्या बोलते हैं? पतिप्रदा, यानी पहली तिथि। तिथि इसी को बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं। हमारे यहाँ भैंस के बच्चे को भी पड़वा बोलते हैं। पड़वा, प्रतिपदा, परुआ बोलते हैं। तो ये प्रतिपदा। दूसरी तिथि को क्या बोलते हैं? द्वितीया। तीसरी तिथि को क्या बोलते हैं? तृतीया। मतलब वही संस्कृत वाला चलना है, प्रथमा को प्रथमा बोलने के बजाय प्रतिपदा बोल दिया जाता है। पतिप्रदा माने प्रथमा, पहली तिथि। द्वितीया माने दूसरी, तृतीया माने तीसरी, चतुर्थी माने चौथी, पंचमी माने पांचवी तिथि, षष्ठी माने छठी, सप्तमी माने सातवीं, अष्टमी माने आठवीं, नौवीं माने नौवीं तिथि, दसवीं माने दसवीं तिथि, एकादशी माने 11वीं, द्वादशी माने 12वीं, त्रयोदशी तिथि माने 13वें नंबर का चंद्रमा का पक्ष, और चतुर्दशी माने चंद्रमा का 14वां दिन उस पक्ष में, चतुर्दशी। और 15 को क्या बोल देते हैं? पूर्णिमा। अगर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है तो पूर्णिमा। नोट करिएगा, दो पक्ष हैं। चंद्रमा निकला, आज निकला छोटा सा, बहुत छोटा सा, तो वह
प्रतिप्रदा है। दूसरे दिन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो क्या है, द्वितीया। शुक्ल पक्ष शुरू, चंद्रमा दिखा, शुक्ल पक्ष शुरू। जब पहले दिन दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, तो उसको प्रतिप्रदा बोलेंगे। दूसरे दिन थोड़ा और बड़ा दिखेगा तो द्वितीया। ऐसे एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरा गोलाकार दिखने लगता, पूरा चमक, उसको पूर्णिमा बोलेंगे। और पूर्णिमा के बाद अब जैसे धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा हुआ था ना, अब धीरे 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 घटेगा। तो जब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आई 15वीं तिथि तो बड़ा सा हो गया। अब जब 16वीं तिथि आएगी तो अगले दिन थोड़ा सा घटेगा। 17वां दिन जब होगा घटेगा। अब ये जो घटने का जब क्रम शुरू हो रहा है तो उसको कृष्ण पक्ष की पहला, जब पहले दिन घटेगा पूर्णिमा के बाद पहला दिन, 15 दिन तो बढ़ेगा, छोटे से बड़ा होता जाएगा, फिर 15 दिन बड़े से छोटा होता जाएगा। तो जब सबसे बड़ा हो गया तो पूर्णिमा है, और फिर अगले दिन से छोटा होना शुरू करेगा तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बोलेंगे। फिर दूसरे दिन को भी द्वितीया बोलेंगे, लेकिन वो शुक्ल पक्ष नहीं, वो कृष्ण पक्ष। ऐसे जब कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि आएगी, जब चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, उसको अमावस्या बोलेंगे। शुक्ल पक्ष में जब सबसे बड़का दिखेगा तो पूर्णिमा, और जब घटता घटता खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा चश्मा लगाने के बाद भी, तब क्या हो जाएगा, अमावस्या। ठीक है। अब यहां पर कितनी तिथियां आपके पास हैं, कितनी तिथियां हैं बताइए। 15 है ना, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथि है कि नहीं है, 15 है कुल। अब ये जो 15 तिथियां हैं भैया, इनका भी प्रकार है। 15 तिथि हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इनके भी प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, मुहूर्त में इसका प्रयोग होगा कि कौन सा तिथि शुभ है नहीं है। 15 तिथियां हैं, और आपके एक हाथ में अंगुलियां कितनी है, 5। हाउ मेनी फिंगर्स, 5। 15 तिथियों को इन्हीं पे रख दीजिए, 3 बार रिपीट होगा। 5 तिया 15, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। फिर यहाँ आ जाइए, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, या फिर अमावस्या अगर कृष्ण पक्ष का है। हो गया ना। अब सूत्र याद करिए। 5 प्रकार की तिथियां हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। जैसा नाम वैसा काम। कौन सी तिथि किस प्रकार की है, ये मुहूर्त में प्रयोग होगा। 15 तिथियों को अंगुलियों पे रखेंगे जब, तो 3 बार रिपीट होगा। ये पहला जो पड़ेगा प्रतिपदा नंदा, द्वितीया जो पड़ेगा भद्रा, तृतीया जया, चौथा चतुर्थी, और 5वें अंगुली पे जो जो पड़ेगा पूर्णा। याद करिए, सूत्र लिखिए, नभ जरिपु। शॉर्टकट में जैसे अपोज लिखे थे वैसे इसको लिखिए, नभ जरिपु। जो लोग वीडियो देखे होंगे डे बाय डे लेसन, उनको समझ में आया होगा। नभ जरिपु, पहले उंगली पे रखिए ना, भा, जा, री, पू। ना फॉर नंदा, भा फॉर भद्रा, जा फॉर जया, री फॉर रिक्ता, पू फॉर पूर्णा। ऐसे पेपर पे रख के बना लीजिएगा, और सब पे नवजरपुर लिख लीजिएगा, और तिथियों को लिख लीजिएगा। पहली तिथि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा तक जाइए। जो जिस पे आ जाएगा, ना पे जो तिथि पड़ी वो नंदा, भा पे जो तिथि पड़ी वो भद्रा, जा पे जो तिथि पड़ी वो जया, जय जय का, री पे जो तिथि पड़ी रिक्ता, पू पे जो तिथि पड़ी पूर्णा। अब
चारों पांचों का थोड़ा अर्थ समझिए, फिर क्लास खत्म करेंगे। ये वाली पुस्तक आपके पास जाएगी, इसमें सारे नोट्स हैं। ये हमारी पुस्तक है, हमारे द्वारा लिखी गई किताब है, ज्योतिष समुद्र हॉरोस्कोप एनालिसिस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय आदित्य द्विवेदी। प्रिंटिंग के लिए बुक गई है, 4-5 दिन में आ जाएगी। बाइंडिंग का काम चल रहा है, मतलब 5 कॉपी सैंपल में आई थी, तो जो गलतियां थी करेक्ट करके फिर भेजा गया है। तो 5-7 दिन में आएगी, तो आप लोगों को कुरियर किया जाएगा। ये सारी चीजें उसमें है भी, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। नंदा, नंदा, नंदा मतलब ये एक प्रकार की ध्वनि पैदा करता है, नाद पैदा करता, नंदा। जो चीज नाद पैदा करे वो नंदा है, यानी आनंद देने वाली चीजों को नंदा बोलेंगे। नंदा, आनंद यानी मनोरंजन और आनंद से जुड़े हुए काम आप नंदा तिथि में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। 13वीं, 13, त्रयोदशी कौन सी तिथि है? त्रयोदशी किस में आएगी? जया में। 5वीं तिथि पंचमी किस में आएगी? पूर्णा में। षष्ठी किस में आएगी? छठी, नंदा में। तो अगर षष्ठी तिथि है, 6वें नंबर की तिथि है, और आप उसमें मुहूर्त देख रहे हो आज षष्ठी है, तो आप वो काम कर सकते हैं जो मनोरंजन से जुड़े हो, जो आपको आनंद देने वाले काम हो। बीवी से झगड़ा कर सकते हैं उस दिन, हाँ, उसमें आपको आनंद आ जाएगा। या फिर पत्नी को आनंद किस में आ जाएगा? पति को लेके चले जाइए शॉपिंग करने। तो ये सब काम कर सकते हैं भास्कर जी। नंदा में जो चीज आनंद हो, मनोरंजन की चीज हो, सबके लिए ये जो इंडिया में नहीं रहते हैं उनको बुक कैसे मिलेगी? भैया उनको कुरियर का चार्ज देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। जितना बुक की कीमत है उसका डबल कुरियर का चार्ज लगेगा। 2,000-2,200 लगेगा एक बुक, वजन के हिसाब से जाता है ना। या फिर हम बुक की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, लेकिन पीडीएफ वूडीएफ पढ़ने में उतना मजा नहीं आता बुक में जितना आता। बुक आप लेटे लेटे पढ़ लेंगे, बैठ के पढ़ लेंगे, मतलब इजी होता, कभी भी 2, 4, 6 पन्ना पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे, आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होगा। जो जैसा चाहेंगे, या इंडिया में कोई आपका हो आता जाता रहेगा, उनके पास भेज देंगे, वो आते जाते समय लेके चले जाएंगे। नंदा में वो काम करिए जो आपको आनंद देते हैं। भद्रा मतलब होता है कल्याण करना। तो भद्रा में आप उन कामों को कर सकते हैं जिनसे आपके का आत्म कल्याण हो। यानी आप उस दिन विशेष पूजा पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। भद्रा मतलब दान पुण्य कर सकते हैं, लोगों का सहयोग कर सकते हैं। पक्षियों को आपको पानी रखने की व्यवस्था बनानी है, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था, घोंसला बनाना है चिड़िया पक्षी के लिए, तो भद्रा तिथि में बनाइए। भद्रा मतलब जो आप अपने कल्याण, आत्म कल्याण के लिए करते हैं, वो आप भद्रा तिथि में कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, जब जितनी देर आंख खुली है तब तक पढ़ाई करिए। डेली लाइफ में क्या रूटीन, जो रूटीन बन जाए, आलस्य का त्याग करना है। देखिए अब यहाँ पर ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी बंधे हैं। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ हैं, उस हिसाब से रूटीन सेट करिए। जानते हैं जब हम ही क्या, आप लोग सब, जब हम लोग स्कूलिंग टाइम में होते हैं, जब आत्मनिर्भर नहीं हुए रहते हैं ना, सुबह उठना हो बहुत आलस्य लगेगी। बुखार हो गया हल्का सा, अब आज पढ़ने नहीं जाएंगे या नहीं पढ़ेंगे। जिस एज में अभी आप हैं विनायक जी, अनुराधा जी, इस एज में जिम्मेदारियां ऐसी होती है ना, व्यक्ति को आलस्य आएगा नहीं। जितने बजे उठना है उठना है। बच्चा जाएगा, उसको टिफिन देना है, उठना है। सिर दर्द करेगा, बुखार है, तब भी खाना बना के देंगे एज के अनुसार।
जबकि बचपन में तो और जो है फुर्ती होनी चाहिए, सबसे ज्यादा आलस उसी टाइम में लगती है। जैसे जैसे शरीर पुरानी होती है ना, तो व्यक्ति को जिम्मेदारियां जो है ना वो फुर्त बनाती हैं, एक्टिव बनाती हैं, काम करवाती हैं। जिम्मेदारी बढ़ती जब है तो बुखार और बारिश और सर्दी गर्मी कुछ नहीं दिखती है। हम भी 9 बजे तैयार होके आज तक का नियम है ऑफिस में बैठ जाते हैं, लेकिन स्कूलिंग टाइम में या अन्य टाइम में जब जिम्मेदारियां बोझ नहीं थी, चलो जाएंगे इतने बजे, दोपहर को भी सो लिए, रात को भी सो लिए। वैसा नहीं होता होगा जब से जिम्मेदारियां आई हैं। तो रूटीन अपने आप सेट हो जाएगी, सेट कर लीजिए। तो नंदा तिथि में जिन चीजों से आनंद मिले वैसे काम कर सकते हैं। भद्रा में कल्याण वाली चीजें कर सकते हैं, आत्म कल्याण की। जया में जय जयकार होगा, जो काम करेंगे उसमें जय जयकार यानी विजय होगी। किसी से झगड़ा करने जाना है तो जया तिथि में जाइए, जय जयकार करवा के आइए। तो जया तिथि में जय जयकार, घर बनवा रहे हैं जय जयकार होगा, मतलब हो जाएगा, हाँ वाह घर बन गया। गाड़ी ले रहे हैं जय जयकार, जया तिथि में लीजिए। तो जया तिथि हर काम के लिए उपयुक्त है, कोई भी काम करेंगे उसमें जय जयकार हो जाएगा। हर काम के लिए जया उपयुक्त है, जया और पूर्णा ये सभी कार्यों में चलेगा। तो पहला नंदा, दूसरा भद्रा, तीसरा जया। जया माने जय जयकार, क्लास शुरू करना है, पढ़ाई शुरू करनी है, जया तिथि सब कुछ। और रिक्ता तिथि क्या है? रिक्ता मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त माने खाली, ब्लैंक। तो रिक्ता तिथि में कोई अच्छे काम नहीं किए जाते हैं कि ब्लैंक छूट जाए। रिक्ता तिथि में खाली करने वाला काम किया जाएगा। आपको रूम खाली करना है, किराए का मकान छोड़ना है, तब आप रिक्ता तिथि का प्रयोग करिए। खून दान करना है, रक्त दान करना है, रिक्ता तिथि में करिए। किसी चीज को खाली करना है, दुकान को खाली करना है, मकान को खाली करना है, बैंक बैलेंस खाली करना है, रिक्ता तिथि मतलब वो खाली करेगा। इसीलिए विवाह वगैरह में रिक्ता तिथि का वो हो जाता है, ना किया जाए। घर बनाने में रिक्ता तिथि नहीं लेनी चाहिए। रिक्ता माने रिक्त, घर खाली खाली रह जाएगा। पूर्णा तिथि लीजिए या जया तिथि लीजिए। पूर्णा मतलब हर चीज पूरी करना। तो जो पूर्णा पे आएगा, जो तीसरे नंबर की उंगली पर और पांचवें नंबर की उंगली पर तिथियां आती हैं वो सबसे अच्छी हैं, जया और पूर्णा। जया और पूर्णा हर काम में ले सकते हैं। तो ये अभी आप थोड़ा जितना आज अंगुलियों का फेर बताया हूं इस पे प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो जा करके देख लीजिएगा। लेसन होगा राशि तिथि नक्षत्र के स्वरूप का ज्ञान, वो तीसरा चौथा जो भी लेसन हो, एक बार उसको देख करके तब सोइएगा। अब जाइए, आप लोगों को भी, कुछ लोगों को खाना बनाना होगा, खाना होगा, और हमको भी कॉल आ रही है, जाना है, नहीं तो पढ़ाते रह जाएंगे, भोजन भजन नहीं हो पाएगा। चलिए, कल क्लास रहेगी। अब इधर रेगुलर क्लासेस रहेंगी, कमर की पेटी कस के बांध के बैठिएगा। रोज का काम रोज। मौका दे दिए 10-12 दिन, अब नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। जय श्री राम।